और शुभम भैया कैसे हो? आज क्या पढ़ाओगे? आज कौन सा टॉपिक लेके आए हो? अरे हाँ भाई, छोटा चेतन बता रहे हैं। आज जो टॉपिक चालू करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का, और उससे आज हम शुरुआत करेंगे। तो प्यारे बालकों, तो मैंने छोटा चेतन को तो बता ही दिया है कि आज जो टॉपिक कौन सा चालू करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप भी जान लो। आज जो टॉपिक चालू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे, और किन मेन मुद्दों पे आज बात करेंगे वो देख लो कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डिफाइन कैसे किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सर्किट के कुछ डायग्राम जो सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बात करेंगे। ओम्स लॉ बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके इस चैप्टर का है वो है ओम्स लॉ। इससे न्यूमेरिकल और साथ में थ्योरी के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। फैक्टर्स ऑफ मिस रेजिस्टेंस डिफेक्ट, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे न्यूमेरिकल बनेंगे। तो आज की वीडियो में इन टॉपिक को लेके चलेंगे और आने वाली वीडियो में बाकी का टॉपिक भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। यार देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे डेली लाइफ में। तुम जहां भी देखते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आजकल यूज कर रहे हो, उसका यूज नहीं हो पाएगा अच्छे से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बहुत सारे साइंटिफिक चीजें हैं, जो इन्वेंशन है, डेली लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट का, तो करंट को पहले फोकस करो। पहले करंट को फोकस करते हैं कि मान लो पानी फ्लो कर रहा है, तो फ्लो ऑफ वाटर को कहा जाता है वाटर करंट। अगर मान लो हवा बह रहा है तो फ्लो ऑफ एयर को कहा जाता है एयर करंट। वैसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। यानी जब इलेक्ट्रिक फ्लो करे, यानी चार्ज पार्टिकल फ्लो करे, तो उस चीज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है ये फ्लो कैसे करता है, क्यों करता है, क्या खास बात होती है मेटल्स में, वायर्स में, जिसकी वजह से उसमें फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स, बाकी उसमें करंट फ्लो करता है, बाकी चीजों में नहीं करता। जैसे ये एक प्लास्टिक का है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूं तो क्या लगता है यहां से यहां करंट जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर वो चीजें होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ये कंडक्टर नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए हमें चार्ज पार्टिकल चाहिए। अगर उसमें चार्ज पार्टिकल होंगे, फ्री चार्ज पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। लाइक वो चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं आयन के रूप में, और जो मेटल और वायर होते हैं उनमें जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। अगर यही लोहे का रॉड होता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता। लगाओ, झटका खाओ, मस्त प्यारा सा नन्हा सा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है। और फिर आता है हमारे लिए चार्ज। तो पहला टॉपिक है चार्ज। आपको पता है कि जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, पॉजिटिव प्रोटॉन कहा जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों को पता चला था, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन को ढूंढा नहीं, पता नहीं चला था इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हम क्या मान के चलते थे कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके फ्लो को ही फ्लो ऑफ करंट बोला जाता है। मतलब अगर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम बोलेंगे करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। पर जब हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन और करंट का अपोजिट डायरेक्शन होगा। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद चार्ज की जब बात करेंगे तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है सी से। ठीक है, कूलम को डिनोट किया जाता है सी से और चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। तो ये चार्ज था। चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन पे, ये चार्ज पार्टिकल है और इनके ऊपर एक चार्ज होता है। लाइक अगर एक इलेक्ट्रॉन की बोलूं तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और लगभग एक कूलम में मैं बताऊं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज पार्टिकल अपना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और उन पे चार्ज होते हैं और उसकी यूनिट होती है कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और एक कूलम बहुत बड़ा यूनिट है। 1 कूलम बेसिकली एक बहुत बड़ा यूनिट है और उसमें लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इतने तुम पैसे आ जाए ना तुम्हारे पास 10⁸ में, मतलब
कोई हद नहीं भाई, बहुत है, ठीक है। तो ये होता है एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता चल गया कि एक कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम कभी कभी मिली या माइक्रो कूलम का भी यूज करते हैं। मिली में आपको पता होगा कि 10 की पावर -3 और माइक्रो में 10 की पावर -6 होता है। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब आते हैं अपने चार्ज के बाद अपने डेफिनेशन पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो मान लो कि ये वायर है, वायर का ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है। जो एंड वाला पोर्शन होता है एक सर्कल शेप में है। तुम मान लो यहाँ पे खड़े हो, वो डोरेमोन का गैजेट है ना, कौन सा, स्मॉल लाइट, स्मॉल लाइट से तुम हो गए छोटे और वहां पे बैठे हो और तुम देख रहे हो ये जो चार्ज पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं पर यूनिट टाइम। इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को जो चार्ज पार्टिकल है, कितना चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहा जाता है उसको? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आता है, यहां से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे और यहां से आता है I इक्वल टू Q अपॉन में T। I इक्वल टू Q अपॉन में T। I अपना क्या हो गया? I अपना करंट हो गया, I अपना करंट हो गया, Q हमारा चार्ज हो गया और T जो हो गया अपना क्या हो गया भाई? टाइम। T हो गया टाइम। करंट, करंट की यूनिट होती है बेटा एम्पियर, कहो तो एम्पियर। एम्पियर करंट की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम। अच्छा देखो क्या है कि भैया बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, एम्पियर तो ऐसी जो यूनिट दी गई है एम्पियर, ये भी एक महान साइंटिस्ट के ऊपर दी गई थी। इनका नाम मुझे मैरी एम्पियर शायद उनका नाम था, तो उन पे नाम पे दिया गया था एम्पियर की यूनिट और इसको ए से डिनोट किया जाता है। आई से करंट को डिनोट किया जाता है और एम्पियर को ए से। टाइम की यूनिट आपको सबको पता है, सेकंड है, नहीं पता तो जान लो। करंट टाइम की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है सेकंड और चार्ज की होगी कुल। ये हमने पहले बात कर लिया था। अब क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली 1 नंबर में दे दिया जाता है आपके। क्वेश्चन क्या होता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो बड़ा ही काम आसान है कि मुझे यहां पे डिफाइन करना है, यहां पे लेके आना है 1, यहां पे 1 लेके आना। तो यहां पे 1 कब आएगा? जब Q भी 1 होगा और T भी 1 होगा। तो 1 एम्पियर कब होगा वाला? जब चार्ज कितना होगा? 1 कूलम और टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड। तब जो हमारा करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। तो सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर में लिख सकते हो कि जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन 1 एम्पियर, क्या बोलना है? बोलना है कि जब चार्ज 1 कूलम हो, टाइम 1 सेकेंड हो, तो जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर होगा। क्या समझे? पक्की बात है, समझ गए हो? कसम से, विद्यारानी कसम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां से तुम्हारा हो गया करंट की कहानी। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, आइए मित्रों, तैयार हो? पक्का समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थोड़ा कुछ कमेंट में पॉजिटिव लिख दो ताकि हमें भी थोड़ा महसूस हो कि हम अच्छा कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके बालको, एक चीज समझो, हवा, हवा कैसे जाता है? हवा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। अगर पानी में दो, एक रख दिया जाए सेम लेवल पे, एक बड़ा डब्बा रख दिया जाए, दूसरा डब्बा रख दिया जाए, सेम लेवल का पानी है और उसमें अगर मैं पाइप जोड़ूं तो पानी यहां से यहां नहीं जाएगा। पानी कब फ्लो करेगा? जब एक जगह पे लेवल ज्यादा हो जाए, ज्यादा पानी रख दिया जाए, एक जगह पे कम, तो हायर से लोअर की तरफ पानी ट्रांसफर होता है। वैसे ही जब एयर में एक जगह हायर प्रेशर होगा, एक जगह लोअर प्रेशर होगा, तो हवा हायर से लोअर की तरफ जाती है। वैसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी में एक जगह इलेक्ट्रिक प्रेशर ज्यादा होता है, दूसरी जगह कम होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? इलेक्ट्रिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग सेल और बैटरी। हम सेल और बैटरी को अपने सर्किट से जोड़ते हैं और सर्किट से जोड़ते ही एक तुम्हारा क्या बन जाता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसके वजह से करंट फ्लो करता है। बात समझ में आ गई? तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ये होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो होता है, उसको डिनोट किया जाता है V से, उसको डिनोट किया जाता है V से। अब पोटेंशियल डिफरेंस को जब डिफाइन किया जाएगा, उसका फॉर्मूला की जब बात करेंगे, तो यह एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को A से B ले जाने में,
चार्ज पार्टिकल को क्या होगा कि जब बैटरी को लगाते हो तुम, बैटरी क्या करता है, अपना जो केमिकल एनर्जी है वो यूज करता है चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने में। जब तक केमिकल एनर्जी काम करता रहता है, बैटरी काम करता रहता है, जब केमिकल खत्म हो जाते हैं, बैटरी खत्म, तो वो केमिकल एनर्जी अपना यूज कर रहा है वर्क डन करवाने के लिए, चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। तो वो जितना वर्क डन करवाएगा उस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने में फ्रॉम ए टू बी, अगर उस वर्क डन को W से डिनोट कर रहा हूं और उस चार्ज पार्टिकल को Q से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा W अपॉन में Q। क्लियर है? तो जो चार्ज पार्टिकल होगा अगर Q है और पोटेंशियल डिफरेंस V है तो W हो जाएगा वर्क डन और V इक्वल टू W अपॉन में Q हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तुम्हारा फॉर्मूला है जो बहुत बार यूज होगा तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में इस चैप्टर में। तो ध्यान से देख लेना, आंखों से स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी कलम निकाल के इसको लिख लो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक भेज दूंगा इस चैप्टर के नोट्स के, वो तुम जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना, नोट्स सही से लिख लेना, अपने लैंग्वेज में एक बार लिख लेना, क्योंकि भैया ऑनलाइन रहेगा तुम्हारे में तो वो पढ़ने वाले होंगे, कम से कम लिखा रहेगा तो लिखते लिखते कुछ तो याद होता रहेगा ना। समझ रहे हो बात को? ठीक है, बढ़िया। तो V इक्वल टू W अपॉन में Q हो गया। W जो होता है, W का मतलब होता है वर्क डन, वर्क डन, और बेटा इसकी यूनिट क्या होती है आप सभी को पता है, जूल, और Q तो अपना चार्ज है और V क्या हो गया तुम्हारा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी जो यूनिट होती है ये ध्यान से सुनना, वोल्ट होती है। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, अलेक्जेंड्रिया वोल्टा नाम था। हाँ, अलेक्जेंड्रिया कुछ वोल्टा नाम था, उनका सरनेम था वोल्टा, उसके नाम पे उनको यूनिट दी गई थी पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज कॉल्ड वोल्ट। जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तभी करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहे। जहां पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफरेंस बराबर हुआ, करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। यहां पर क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो लिखते चलना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगले वीडियो में आपका समाधान मिल जाएगा मित्र। हमारा काम है आप तक बेस्ट चीजें पहुंचाना और आपका काम है उस चीजों को ग्रहण करना और जो भी समस्या है सामने से पूछना। ठीक है? तो V इक्वल टू W अपॉन में Q हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये एक आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट हो गया इसकी वोल्ट। ओके, क्वेश्चन कभी-कभी यहां से फिर से वही क्वेश्चन बनता है जैसे पूछा गया था 1 एंपियर को डिफाइन करो, यहां से बोल सकता है 1 वोल्ट को डिफाइन करो। तो जब 1 वोल्ट को डिफाइन किया जाएगा तो कैसे बोलोगे कि जब हमारा वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज 1 कूलम हो। जब वर्क डन 1 वोल्ट, वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज 1 कूलम हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? पक्का? चलो ठीक है, कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं जरा इस पे कि मान लो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मान लो किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से ए से मूव करवाने के लिए जो वर्क डन किया गया वो मान लो 10 जूल था, और उसने जो टाइम लिया, जो उसने टाइम लिया वो लिया मान लो 1 मिनट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो आपको पता है V इक्वल टू सॉरी टाइम, ओके, और जो चार्ज पार्टिकल मूव कराया गया दैट इज Q, जो चार्ज पार्टिकल मूव कराया गया दैट इज Q, वो था मान लो 2 कूलम ले लें, चलो 2 कूलम चार्ज पार्टिकल मूव कराया गया। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ दूं, पहला क्वेश्चन पूछ दूं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दूसरा पूछ देता हूं I कितना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q, V अपॉन W में Q। जब भी क्वेश्चन करना तो देखना सभी चीज SI यूनिट में है कि नहीं। तो W का यूनिट क्या होता है 10 जूल, हाँ जी SI यूनिट में है। Q का यूनिट होता है 2 कूलम, कूलम में होता है, हाँ जी SI यूनिट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे वैल्यू पुट करो। तो 10 अपॉन में 2 डिवाइड हुआ, सीधे आ गया 5 वोल्ट। हाँ जी, आंसर सही है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत? चलिए अब वही मैं बोलूं करंट, करंट का क्या होता है Q अपॉन में T, QT नहीं, QT नहीं, यहाँ QT नहीं चलेगा, यहाँ Q अपॉन में T चलेगा। ठीक है, यहाँ QT QT मत करना। तो Q कितना हो गया, Q 2 कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां देखो टाइम किसमें दे रखा है, मिनट, टाइम किसमें दे रखा है, मिनट में, और मिनट SI यूनिट नहीं है। मिनट SI यूनिट नहीं है तो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करोगे, मिनट को सेकंड में बदलोगे, SI यूनिट में बदलोगे। तो 1 मिनट का जो SI यूनिट होता है सेकंड में, वो क्या होता है सेकंड में, तो 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना बे? हाँ ठीक है, तो 1 मिनट में कितने हो गए 60 सेकंड। इसको डिवाइड कर दो बालक, तो 2 से 60 गया तो कितना आ गया 30, तो 1 अपॉन में 30 एम्पियर, दैट इज योर करंट, दैट इज योर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। 1 अपॉन में 30 एम्पियर, बहुत छोटा करंट है पर इतना करंट फ्लो कर रहा है आपके सर्किट में। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं रेजिस्टेंस पे।
ला 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 ला। ओके बालक, चलिए रेजिस्टेंस से बात करने से पहले एक बार मैं पहले बात कर देता हूं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या है? देखो ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि ओम्स लॉ ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि आपने एक वायर लिया जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, वायर एक ले लिया, सिंपल से लेते हैं, एक वायर लिया और वायर में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया गया। पहले कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रखा गया, उसके बेसिस पे देखा गया करंट क्या आ रहा है, फिर पोटेंशियल बढ़ाया गया, फिर करंट को देखा गया, फिर पोटेंशियल को बढ़ाया गया, फिर करंट को देखा गया और देखने पे ये पता चला कि पोटेंशियल और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लो, मैं कुछ कमा रहा हूं, कुछ अर्निंग कर रहा हूं और मेरी इनकम और मेरा खर्चा दोनों प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कि मेरी इनकम अगर बढ़ रही है डबल तो मेरे खर्चे भी डबल हो रहे हैं, डबल होंगे। अगर इनकम डबल हो रही है तो खर्चा भी डबल, इनकम 10 गुना खर्चा भी 10 गुना, तब मैं कहूंगा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही पे हमें पता चला कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वोल्टेज अगर डबल हो रहा है तो करंट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यानी V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I है और V अपॉन में I जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। अरे समझ, V अपॉन में I हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स होगा और इस कांस्टेंट को ही बाद में नाम दे दिया गया क्या, रेजिस्टेंस, दैट इज R। इसका कहता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और इसकी यूनिट होती है वाला क्या होती है, ओम। ओम, हाँ वही वाला ओम, ओम, ठीक है। तो ये होती है रेजिस्टेंस की, R की रेजिस्टेंस होती है। अब रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस बेसिकली करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है और इसको ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। बात समझ आ गई? एक और मजेदार चीज क्या है कि अगर तुमने वोल्टेज सप्लाई फिक्स रखी है, वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहे हो, तो हमें यह देखने को मिलता है कि अगर रेजिस्टेंस को डबल किया जा रहा है तो करंट आधा हो जाएगा। रेजिस्टेंस को अगर डबल किया जा रहा है तो करंट आधा हो रहा है, रेजिस्टेंस को आधा किया गया तो करंट डबल हो जाएगा। तो इसी चीज का यूज करके, रेजिस्टेंस वाला ही गेम यूज करके, कभी कभी अगर हमें सर्किट में करंट को वेरी करवाना हो, यानी करंट को बार बार चेंज करवाना हो, तो हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। और वो कौन सा रेजिस्टेंस यूज करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका यूज किया जाता है करंट को वेरी करवाने में। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा गया है और आपको बार बार करंट को चेंज करवाना है तो आप रियोस्टेट का यूज कर सकते हो। बात समझ आ गई? ठीक। अब आते हैं अपने सर्किट पे। रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर, रेजिस्टेंस क्लियर, ओम्स लॉ क्लियर। अब आते हैं सीधे सर्किट पे। पर उससे पहले जरा एक मिनट, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओम्स लॉ का मैंने V को तो IR में कर दिया। ओम्स लॉ का जब ग्राफ बनाओगे V और I का, ये वोल्टेज है, वोल्टेज वोल्ट में रखा गया है और करंट एम्पियर में रखा गया है, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आपको अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया आपको मान लो वोल्टेज दे दिया गया, V आपको मान लो 10 वोल्ट दे दिया गया, करंट पूछ दिया गया मान लो 5 एम्पीयर, आपसे पूछ दिया जाए रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप सिंपल है V इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला डाल दोगे। V आप डाल दोगे 10, I आप 5 डाल दोगे, R निकालना है तो 5 अपॉन में 2, तो 2 ओम आ गया आपका रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पर अगर आपको वोल्टेज और करंट आपको इस ग्राफ के तौर पे दे तब कैसे यूज करोगे, तो मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है वोल्टेज मान लो और करंट जो दे रखा है 1 एम्पीयर दे रखा है और 20 वोल्ट पे जो करंट है वो कितना है 2 एम्पीयर। आपको ऐसी कुछ कंडीशन बना के दी गई है तो और आपको निकालना है इसका यूज करके रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालोगे ये ध्यान रखना, तुम कोई भी दो रैंडम, यहां पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तुम कोई भी दो रैंडम पकड़ लो, कौन से, वोल्टेज, कोई भी दो, तो एक V2 नाम दे दिया, एक V1 नाम दे दिया। जरूरी नहीं है नीचे वाला ही V2 हो ऊपर वाला V1 है, ऐसा नहीं, कहीं भी तुम ले सकते हो, एक V2 एक V1। और जो तुमने V2 लिया होगा, मान लो V2 तुमने 20 लिया है, तो इसके साथ वाला ही तुम्हें क्या लेना है, करंट। तो V2 के साथ वाला कौन सा है, 20 के साथ 2 एम्पीयर है, तो ये होगा I2 तुम्हारा, और जो V1 के साथ करंट होगा वो होगा I1, और यहां से तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा रेजिस्टेंस का। तो R बराबर V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1, ये तुम्हें देगा जब ग्राफ में करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाओ तो रेजिस्टेंस देगा। जैसे यहाँ पे R अगर निकालना हो तो 20 वोल्ट V2 दे रखा है, 10 मैंने V1 दे रखा है, I2 कितना है 2 और 1 ये है, तो 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10, 2 में से 1 गया तो 1, तो आ गया 10 ओम रेजिस्टेंस। बात पहले पढ़ी,
ये आपका बेसिकली अगर ग्राफ के बेसिस पे दिया जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब रेजिस्टेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गया, अब आते हैं आगे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टिविटी के लिए रेजिस्टिविटी आएगा आपका फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड, इस पे आएगा तुम्हारा रेजिस्टिविटी। उससे पहले जरा सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सर्किट क्या होता है, एक क्लोज सर्किट की बात करें तो क्लोज सर्किट जब तुम्हारे एक पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो, यानी करंट फ्लो करे और वापस आ जाए, उस पूरे के पूरे को क्लोज सर्किट कहा जाता है। कभी कभी सर्किट ब्रेक हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 20 बच्चे बैठे हैं, कंटिन्यू 20 बच्चे बैठे हैं और पहले वाले रोल नंबर वाले को आंसर आता है। पहले वाले से तुमने दूसरे वाले ने चीटिंग करी, दूसरे वाले से तीसरे वाले ने, तीसरे वाले से दिख रहा है कौन, चौथा वाला, चौथे वाला से पांचवा वाला दिख रहा है। ऐसे कंटिन्यू लूप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सोचो कि बीच में एक बंदा हट जाए, उसका पेपर कंप्लीट हो जाए या उसको मन ही नहीं है लिखने का, कुछ भी मन हो, सोच रहा है कि यार मैं तो पास हो गया हूं, अब इतना ज्यादा लिख लिया और क्या लिखूं, तो उठ के चला जाए, तो सोचो पूरे कंटिन्यूटी फ्लो ब्रेक हो जाएगा। अब आगे पास ही चीज नहीं होगी, तो वही चीजें जब पास नहीं होती हैं तो ब्रेक हो जाता है, ओपन हो जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि जब कंटिन्यूअस करंट फ्लो करता रहे तो उसको क्लोज सर्किट कहा जाता है, वो एक पूरी सर्किट को बनाता है। और ये जब सर्किट की बात करेंगे तो कुछ इसके कंपोनेंट होते हैं और उसका एक यूनिक साइन होता है जो आपको जानना जरूरी है। उन सभी यूनिक साइन में सबसे पहला जो आता है सेल होता है। सेल का ध्यान रखिए, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव को हमेशा बड़े से डिनोट किया जाता है, नेगेटिव को छोटे से, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में गैप होना चाहिए। बैटरी, दूसरा आता है तुम्हारा बैटरी। जो बैटरी होता है, ये ध्यान से सुनना, बैटरी हमेशा कॉम्बिनेशन होता है सेल का, दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन सेल का होता है। तो उसको कैसे लिखते हैं, देखो जैसे मान लो मुझे पहले पॉजिटिव रखना है, तो पहले पॉजिटिव रखा, गैप दिया नेगेटिव, और ये तार है, इसको कनेक्शन किया जाएगा फिर से किससे, पॉजिटिव। नेगेटिव वाला है ना, तो उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, और फिर आपको क्या करना है, गैप देके नेगेटिव, फिर दूसरा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। आपको जितने का सेल का बैटरी बनाना है बना सकते हो, जैसे यहाँ पर 3 का बना है तो 3 का बन गया। उसके बाद आता है बल्ब। अब बल्ब ले लो, तो बल्ब का सिंपल सा है दिस, दिल बना दो थोड़ा सा प्यारा सा नन्हा सा, ये हो गया आपका बल्ब। ओके, अब आते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 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 का होता है ये हो गया रेजिस्टेंस। और यहीं आ जाए रियोस्टेट। रियोस्टेट बताया था ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट जो भी है, रियोस्टेट स्पेलिंग। ओके, रियोस्टेट क्या होता है, दिस, ठीक है यार। एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभी बच्चों से बात करता हूं तो उनके कुछ महानुभाव टीचर होते हैं, देखो बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, पर कभी कभी क्या कहते हैं कि कुछ लोग ये बोल देते हैं कि साइंस में स्पेलिंग गलत चलता है, ठीक है। तो नहीं जी, इतना भी गलत नहीं चलता, आपको गलत करना ही क्यों है स्पेलिंग, ठीक है। अब ये नहीं यार तुम कुछ भी मतलब अलग अलग कुछ भी लिख दे रहे हो, हर चीज का कुछ मतलब है यार, छोटा छोटा चीज है। अब रेजिस्टेंस को तुम मजिस्टेंस लिख दोगे या कुछ और गंदा वर्ड बना दोगे तो उसका मतलब सेंस नहीं बन रहा कोई, तो स्पेलिंग एरर नहीं बर्दाश्त होगा, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर वाला जो भ्रम लेके चलते हो कि साइंस में है थोड़ा स्पेलिंग एरर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चलेगा। स्पेलिंग एरर लिखना जरूरी है, आपको बहुत सटीक वर्ड्स यूज करने होते हैं साइंस में। देखो साइंस में क्या होता है, आपको रामायण नहीं लिखनी होती है, आपको बहुत छोटे शब्दों में, सेंटेंस में ही आपको पूरी डेफिनेशन लिखी जा सकती है साइंस में। तो आपको शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रियोस्टेट, ये था। उसके बाद अपना क्या आता है, एमीमीटर। एमीमीटर मैंने बताया नहीं है, ओके। तो एमीमीटर क्या होता है, एमीमीटर करंट को मेजर करता है। एमीमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर किया जाता है, और ये सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज क्या होता है वो बाद में बात करेंगे, पर ये याद रखना सीरीज में एमीमीटर को लगाया जाता है, और इसका साइन ऐसा होता है, ये रहा ए प्लस माइनस। फिर आता है तुम्हारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर V इससे डिनोट किया जाता है वोल्ट मीटर को, और वोल्ट मीटर सर्किट में हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना सर्किट का काम हो गया। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो देखो क्या होगा कि हमारे बड़े होनहार साइंटिस्ट हैं, और उन साइंटिस्टों ने क्या करा कि यार बहुत हो गई प्रॉब्लम, समस्या, हम इसका समाधान निकालेंगे। और साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो पता चला कि जब कोई वायर है, एक वायर ले लिया गया
और उस वायर की अगर लेंथ बढ़ाई जा रही है तो देखा गया कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर लेंथ डबल किया गया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो रहा है। और वही चेक किया गया कि अगर उसकी मोटाई यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बात होती है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर इसकी मोटाई बढ़ाई जाए, एरिया बढ़ाई जाए तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी उसके हिसाब से घट रही है, दोनों को मिला दूं तो आता है L/A। और ये आपको प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाने के लिए आप क्या लगाओगे, एक कांस्टेंट लगाओगे और वो होता है रो L/A। ठीक है, तो L तो लंबाई हो गई, A एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, R जो होता है इसको कहते हैं रजिस्टिविटी। और ये किसी मटेरियल की फिक्स होती है, इसकी यूनिट जो होती है ये होती है ओम मीटर। रजिस्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रजिस्टिविटी ही की वजह से ही हम जो मटेरियल है वो यूज करते हैं। नॉर्मली जो मेटल होते हैं और जो तुम्हारे एलॉय होते हैं, इनकी रजिस्टिविटी, मेटल खासकर जो मेटल होते हैं इनकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, लगभग 10 की पावर -8 तक होता है। और जो तुम्हारे पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जो पुअर कंडक्टर होते हैं उनकी, जैसे लकड़ी हो गया, ग्लास हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है, 10 की पावर 12, 10 की पावर 14 तक ओम मीटर तक उनकी रेजिस्टिविटी होती है। एक आता है एलॉय, जैसे एक टंगस्टन है तुम्हारा, टंगस्टन का जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत हाई होता है, इसीलिए इनका यूज किया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है उनमें इनका यूज किया जाता है, जैसे बल्ब में टंगस्टन का यूज किया जाता है। तो जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो एक अच्छे मेटल होते हैं, एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है वो रेजिस्टर होते हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपोज ज्यादा करते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी और यहां तक हमारा होगा टॉपिक समाप्त। नेक्स्ट वीडियो पे ये जो लास्ट टॉपिक है इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में पूरे चैप्टर की समाप्ति करेंगे विद बेहतरीन कुछ अच्छे चुनिंदे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और अभी तक जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो तुम्हें मिलती रहे। और अपना टारगेट याद रखना, 90 डेज मैं कंटिन्यूअस तुम्हारे जो मैथ और साइंस और इंग्लिश की जो स्टोरीज के शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, वो मैं डालूंगा 90 डेज और अपना टारगेट लेके चलेंगे भाई मैथ और साइंस में 90+ का। अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे पक्का तुम्हारे नंबर आएंगे। ठीक है, पढ़ते रहो और जो तुम्हारे नोट्स हैं मैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, वहां से तुम नोट्स को डाउनलोड कर लेना। अगर कोई समस्या है कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।